हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। एक नए इतिहास का निर्माण। एक नए इतिहास का निर्माण जो आज का टॉपिक है दोस्तों, इसका रहस्य क्या है, इस टॉपिक के अंदर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की ओर। मोदी सरकार को कई ऐतिहासिक पहल करने के लिए याद किया जाएगा। इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा है। महिलाओं को विधायी संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने की पहल का। नए संसद भवन में पहला भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कहा कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी साफ हो गया कि महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33% प्रतिनिधित्व वाले आरक्षण का सपना साकार होने जा रहा है। यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए होगा। संसद चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है। जैसे ही संकेत मिला कि विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की कोशिश करेगी, विपक्ष ने श्रेय लेने के लिए रणनीति के तहत मांग शुरू कर दी। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के पुराने संसद भवन में भाषण के बीच टोकते हुए सोनिया गांधी ने बार बार वुमेन रिजर्वेशन शब्द प्रयोग किया। इसका उद्देश्य इतना ही था कि लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए कि इसकी मांग कांग्रेस की ओर से हुई, और सोनिया गांधी ने अपने नेता को यह विषय रखने के लिए बोला। आज कांग्रेस इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यही है कि संप्रग सरकार के दौरान कांग्रेस की सर्वे सर्वा रही सोनिया गांधी महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं करा पाई। तब उनके गठबंधन के साथियों ने ही इस विधेयक की राह रोक दी थी। 2010 में यह राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। पहली बार संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, और तब से इसकी नियति अधर में लटकी रही। अब चाहे जो राजनीति बयानबाजी हो, इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि महिलाओं को शीर्ष पर उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का दृढ़ संकल्प मोदी सरकार ने ही दिखाया। संयोग देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुणे में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में संघ की शताब्दी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का निर्णय हुआ है। और यह उस धारणा को ध्वस्त करता है कि भाजपा और संघ महिला विरोधी है। महिला विरोधी इसका अर्थ नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था अस्थायी नहीं हो सकती, किंतु यदि देश को अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकसित करने के साथ ही लोकतंत्र को सर्वप्रतिनिधि मूलक बनाना है, आधी आबादी का समुचित प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। सामान्य व्यवस्था में यह संभव नहीं हो रहा, तो संतुलन कायम होने तक आरक्षण चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज़ादी के बाद से संसद में करीब 7,500 सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें महिलाओं की संख्या करीब 600 रही, यानी 8% से भी कम। लोकसभा में अभी सर्वाधिक 15.21% यानी 82 महिला सदस्य हैं। राज्यसभा में 13.23 यानी 31 महिला सदस्य हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिला सांसदों का औसत 26% है। अभी किसी विधानसभा में 15% महिला विधायक नहीं है। अधिकतम 14.44% छत्तीसगढ़ में, 13.70% बंगाल में, 12.35% झारखंड में, 12% राजस्थान
राजस्थान में 11.66%, उत्तर प्रदेश में तथा दिल्ली और उत्तराखंड में 11.4%। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में महिला विधायक 3.4%, जो कि बहुत कम है। ये आंकड़े महिला आरक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हैं। यह पूरी राजनीतिक व्यवस्था की विफलता है कि महिलाओं को शीर्ष नीति निर्माण ढांचे में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया। महिलाओं को सम्मान देने के प्रति वैचारिक और सांस्कारिक प्रतिबद्धता के बिना संकल्प पैदा होना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता बहनों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने महिलाओं के हर क्षेत्र में योगदान को भी रेखांकित किया। भाजपा ने पार्टी में 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व की घोषणा सबसे पहले की थी। यह मांग थी कि पार्टियां अपने संगठन में महिलाओं को 1/3 जगह अवश्य दें, लेकिन पार्टियों ने आज तक इस न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं किया। यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं कि अधिकांश दलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का ईमानदार संकल्प है ही नहीं, इसका मूल कारण संस्कारगत है। सनातन संस्कृति में महिलाओं और पुरुषों के बीच कभी भेदभाव नहीं रहा। ऋग्वैदिक कालीन सभा और समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है। पश्चिम ने अपनी व्यवस्था के अनुरूप भारतीय इतिहास और संस्कृति को भी पितृसत्तात्मक बता दिया, जबकि भारतीय समाज में स्त्री शक्ति को हर क्षेत्र में सम्मान और कई में पुरुषों से ऊंचा स्थान दिया गया। ऋग्वेद में शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व बालक बालिकाओं के समान रूप से यज्ञोपवीत संस्कार का उल्लेख है। बाहरी आक्रमण के बाद हमारी सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं में बाध्यकारी बदलाव हुए, जिसमें महिलाएं मुख्य भूमिकाओं से पीछे हटती गईं। भारत में 8वीं सदी के पूर्व पर्दा प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी के स्पष्ट नियम थे। गणना करें तो देवों से ज़्यादा देवियों की संख्या मिल जाएगी। विद्या, धन, शक्ति और शांति की अधिष्ठात्री देवियाँ ही हैं। भारतीय सनातन संस्कृति से ओतप्रोत संगठन या सरकार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में न हीनतर मान सकती है, न हेय स्थान दे सकती। इसीलिए इसकी प्रेरणा विकसित देशों से न होकर अपनी विरासत से मिली है। महिलाओं को समुचित सम्मान देने की प्रतिबद्धता से ही 3 तलाक के विरुद्ध कानून बन सका। यह केवल वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत की गई व्यवस्था नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति में महिलाओं की नेतृत्वकारी व्यवस्था निर्माण एवं संचालन की भूमिका को पुनर्स्थापित करना है। किंतु इसमें अगर दलितों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उनके लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था उचित होगी। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पहल से भारत में एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। इसका उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब सक्षम एवं योग्य महिलाओं को राजनीति में आगे आने का स्वाभाविक अवसर मिले। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का। लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार, जिनका नाम है अवधेश कुमार। तो अवधेश कुमार जी के द्वारा आज का यह संपादकीय लेख, यदि लोकतंत्र को सर्वप्रतिनिधिमूलक बनाना है तो आधी आबादी का समुचित प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक। और महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जो ये अब तक तो स्थानीय चुनाव में ही इन्हें 35% आरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन विधायी संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने की जो पहल हुई है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम यह उठाया गया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% का यह आरक्षण
प्रारंभ होने वाला है, ये कहीं न कहीं महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही उत्तम कदम है। तो दोस्तों, आज की संपादकीय बहुत ही सार्थक और हम लोगों के विकास को और अधिक गति देने वाली रही। तो दोस्तों, आशा है आज की यह संपादकीय आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की संपादकीय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।